लाठी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बिल पर आ तीखी तकरार। तो आज की खास चर्चा बिल पर आर तीखी तकरार, इस पर हम रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और चर्चा भी आगे करेंगे। लेकिन इस बीच सीधे आपको लोकसभा की कार्रवाई में लिए चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। हमारी सर आंखों पे इस देश का लोकतंत्र परी है, इसे ध्वस्त करना पाप है। ये करोड़ हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश एबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहाँ तक लाकर सिर है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर न्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दें। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे। उन्होंने व्यक्त की गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और अपने दिलों में रखते हुए, गाते मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चों में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांग कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में ये सब वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 52 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, और एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया, जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया।
देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्त, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटा 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है, 1 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस देश के भविष्य हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भला देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बना सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, इससे बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के साथ जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव, बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए जा रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कार अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा अध्यक्ष महोदय जी जो प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री ने टिप्पणी की
कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे उसको हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का बात ना करे। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट है तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं करनी। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी सर जो प्रहलाद जोशी जी बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका खुद दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115 पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको। तो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला है। प्रियंका गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों का भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने साफ तौर पर विरोध जताया और उन्होंने आपत्ति जताई, और पक्ष और विपक्ष के बीच जो है जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बोलने तो आप मत करो, मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट। तो हम बात अपने खास प्रोग्राम की करते हैं बिल पर आर तीखी तकरार। संसद की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे थे। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सचमुच रुकेगा पेपर लीक या फिर छात्रों के सपनों पर यूं ही फिरता रहेगा पानी। आज संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में दोपहर 2 बजे, ठीक 2 बजे, जब पब्लिक एग्जामिनेशन यानी अनुचित साधनों को रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई तो पूरा सदन मानो अखाड़ा बन गया। अखाड़ा अभी भी बना हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि 2024 के कानून में नए संशोधन पेपर माफिया की कमर तोड़ देंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, सुधार की कोई उसकी नीयत ही नहीं है। बहस का पूरा जो लब्बो-लुआब था और बहस का पारा किस कदर चढ़ा हुआ है, इसे समझने के लिए जरा संसद की तस्वीरों पर गौर कीजिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये संशोधन कड़े और ऐतिहासिक हैं, इनसे युवाओं का भरोसा लौटेगा और पेपर लीक पूरी तरह से रुकेगा। तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सरकार पर सीधे वार करते हुए कहा, यह सरकार शिक्षा को लेकर रत्ती भर गंभीर नहीं है, यह बिल सिर्फ लीपापोती और दिखावा है। असली सवाल तो यह है कि हक मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। यानी एक तरफ कानून को और सख्त बनाने की दलीलें दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नियत और नीतियों पर सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
तो क्या सिर्फ कागजों पर कानून बदल देने से जमीनी स्तर पर पनप रहा पेपर माफिया खत्म हो जाएगा? यह सवाल है। 2024 के कानून के बाद भी अगर सुधार की गुंजाइश रह गई तो क्या गलती हुई है, और गलती हुई है तो कहां हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब जब छात्र अपनी मांग लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें इंसाफ की जगह लाठियां क्यों मिलती हैं? आज विपक्ष यही सवाल कर रहा है और इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा में जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उमेश त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्कर्ष चौहान स्टूडेंट एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि सिंह राजपूत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया का रुख कर लेते हैं। भदौरिया साहब, पेपर लीक के बाद जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, और अब एंटी पेपर लीक, इसको लेकर प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अब इसको लेकर सख्त कानून हम बनाएंगे। हालांकि 2024 में कानून बन चुका है। विपक्ष कह रहा है कि अगर पहले से कानून बना था तो फिर अब कानून बनाने की क्या जरूरत है, पहले कुछ खामियां रह गई थी। सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले कानून बना था तो अब पेपर लीक कैसे हुआ? और अब आगे इसकी यह भी सवाल अखिलेश यादव ने भी किया है कि अब इसकी क्या गारंटी आगे नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि एंटी पेपर लीक का ये जो बिल जो संसद में पेश किया गया, संशोधन बिल, इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं, अच्छी नीयत से हम बिल्कुल आ रहे हैं छात्रों के हित में। विपक्ष कह रहा है कि पहले जवाब दीजिए कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, और उसके बाद आप बिल पेश करिए। आप क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर जो हम बिल लेके आ रहे हैं वो छात्र हित में है, और छात्रों का हित देखते हुए जिसमें जो नए प्रोविजन जो डाले हैं, बिल जरूर पुराना है जी, मगर उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन डाले हैं जिससे कहीं ना कहीं जो पेपर लीक माफिया है, शिक्षा माफिया है, जरूर उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसेगी। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये कुछ प्रोविजन नए का बिल को न बना के उसी बिल को दोबारा से उसमें कुछ प्रोविजन डाल के रिफॉर्म किया है। तो ये सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि नया बिल लेके आएंगे वही अच्छा होगा, हम पुराने को भी अच्छा कर सकते हैं। अगर उसमें जो पुराने प्रोविजन है उनमें थोड़ा सा और अच्छी कुछ ताकत दी जाए। अगर कोई कहीं एक अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलता है, उसको और अच्छा बनाया जाता है, तो इसी को अच्छा और बनाने के लिए उसमें प्रोविजन डाले, बिल्कुल छात्र हित में होगा और इसमें जरूर शिक्षा माफिया के ऊपर कंट्रोल होगा। अब जो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं पैलेट गन क्यों चलाई, ये क्यों चलाई, तो इसके लिए तो इन लोगों को अपने भी कार्यकाल के ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए कि इनके कार्यकाल में किस तरह से गनें चली थी, किस तरह से लोग मरे थे। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि 1 साल नहीं बल्कि 17 महीने दिल्ली में किसान आंदोलन बैठा रहा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एक कंकड़ भी नहीं फेंका। और मैं एक चीज और बता दूं आपको बड़ी विशेष, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लाइट का भारी प्रॉब्लम था, किसान परेशान थे। उस टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, कंटिन्यू 10 साल सरकार रही थी, तो किसान क्या मांग रहे थे? सिर्फ लाइट मांग रहे थे कि हमें समय से लाइट पानी मिलता रहे जिससे हमारी फसल बरकरार बनी रहे। तो लाइट नहीं दे सके दिग्विजय सिंह, किसानों पे गोली चलवाई थी, मुल्तई कांड आपको अगर याद ना हो तो गूगल पर सर्च मार ले, बहुत किसान मारे गए थे। तो ये जगह है कि किसने चलवाई, तो पहले अपना कार्यकाल देख लो कि आपके कार्यकाल में कितनी गोलियां चली, कितने लोग मरे। अयोध्या में जो लोग गए थे वो रामलला की जो कार सेवा करने के लिए गए थे, वो कोई लड़ाई लड़ने गए थे? वो भी तो कार सेवक थे, उन पर इतनी गोलियां चलाई थी कि उसमें हजारों मरे थे। तो इन लोगों को पहले इसका भी जवाब देना चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए कि आपके कार्यकाल में गोलियां क्यों चली, ये लोग क्यों मारे गए। ठीक है भदौरिया जी, आपकी बात आ गई। उमेश त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिल की जरूरत है, वक्त की मांग है, और जो नए हम संशोधन लेकर आए हैं इसमें अब जांच सिर्फ 2 महीने में पूरी होगी, और अब ट्रायल जो 3 महीने में खत्म कर दिया जाएगा, और केंद्र के पास जो है स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का अब पावर होगा, ताकत होगी। तो मुझे लगता है इसमें विरोध की क्या जरूरत है, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? सबसे अहम बात जो जितेंद्र सिंह ने कही है, उन्होंने ही आज ये कल बिल पेश किया था, उन्होंने कहा कि एनटीए का जो गठन है वो हमारी ही सरकार ने किया है, तो इसके लिए हमको तो साधुवाद मिलना चाहिए।
देखिए, इनकी भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है जी। ये ना शिक्षा का भला चाहते हैं, ना छात्रों का भला चाहते हैं, ना देश का भला चाहते हैं। मैं उसको प्रमाण सहित बताऊंगा। जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे गोली यहाँ चलाई वहां चलाई। मैं उनकी इन बातों में जाना नहीं चाहता हूँ और अनर्गल बातें हैं। ये तो गोली का प्रमाण तो राम जन्मभूमि आंदोलन में नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई थी, उसको अपने कमेटी का अध्यक्ष बना के रखा है। कृपया इस प्रकार की बातें करें नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में गोलियां चलाई थी किसानों के ऊपर। अब आ जाते हैं अपन नीट के ऊपर। देखिए, यदि आपको किसी चीज को जड़ से खत्म करना है तो उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। ये पेपर लीक का सिस्टम आया कहां से? पेपर लीक का सिस्टम आया है कोचिंग संस्थानों की ओर से। कोचिंग संस्थानों में कई कैटेगरी के स्टूडेंट लिए जाते हैं, प्रीमियम कैटेगरी, सुपर प्रीमियम कैटेगरी, और उन बच्चों को एग्जामिनेशन के 4 दिन 5 दिन पहले पेपर आउट कराया जाता है। पेपर 25-25 क्वेश्चन 100 पेपर सॉल्व कराए जाते हैं कोचिंग सेंटरों में। और इन कोचिंग सेंटरों से भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी मात्रा में पैसे भी लेती है जी। आपको चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मतलब मैं छात्र नेता रहा हूं, आपको कोचिंग को हिंदुस्तान में बैन करना पड़ेगा, तब पेपर ये लीक का काम खत्म होगा। यदि आप कोचिंग को खत्म नहीं करेंगे तो ये पेपर कानून कुछ भी लाएं। निर्भया केस हुआ था, उसमें कहा था 30 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप केस चलाए जाएंगे। आज निर्भया केस को कितने साल हो गए, कितने केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले हो, कितने में कन्विक्शन हो गया। एक आध दो टोकनिज्म के नाम पे भले कन्विक्शन हुआ हो, सब उसी पुराने ढर्रे से चल रहे हैं। मतलब अब आप ये देखिए ना, निर्भया केस सुप्रीम कोर्ट आते आते कितना समय लग गया। तो ये हवाई फायर करना कि साहब 2 महीने में हो जाएगा। अरे आपके पास कोर्ट में कंप्यूटर नहीं है, प्रॉपर जजेस नहीं है, हाई कोर्ट में प्रॉपर जजेस नहीं है, आप ये कह रहे हो इतने दिन में कर देंगे। तो भाई बिना डीजल के गाड़ी, बिना पेट्रोल गाड़ी चलेगी क्या? आप प्रॉपर जजेस तो अपॉइंट करिए, प्रॉपर स्टाफ तो अपॉइंट करिए, प्रॉपर उसका इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइजेशन तो करिए, तब तो आप कर पाएंगे। अभी वो सुविधा आपने दी नहीं। पानी चूते हुए कोर्ट रूमों में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी वकील बेचारे बैठ रहे हैं, सिस्टम है नहीं, और आप बोल रहे साहब कि बंदूक का लाइसेंस लेके घूमेंगे। व्हाट इज दिस भाई? आपको यदि कुछ करना है तो पहले जड़ पे जाइए। जड़ ये है कि आपको कोचिंग को हिंदुस्तान में बैन करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख नहीं है कि देश का जो बच्चा है वो पढ़े, विद्वान हो, योग्य बने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1 लाख नहीं, उमेश त्रिपाठी जी, इस जो संशोधन लाया जा रहा है इसमें जो सजा का प्रावधान था उसको बढ़ाया गया, जुर्माने का प्रावधान था उसको बढ़ाया गया, संगठित अपराध जो है उसके लिए भी जुर्माना और उस सजा बढ़ाया गया। क्या इससे अब नकल माफिया जो है उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा? अब नकल नहीं होगी, और अगर होगी तो इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि पहले से ही माफियाओं में और ऐसे लोगों की रूह कांप गई होगी अब और कांप जाएगी। देखिए, निर्भया कांड के बाद बलात्कार के मामले में जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी, नए कानून बने। बलात्कार कम हो गए क्या? जी। देश भर में बलात्कारों की संख्या बढ़ी, और मैं जहां मध्य प्रदेश से आता हूं वहां तो मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी है पूरे भारत में। सर्वाधिक बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं जी। तो देखिए, कानून बनाने से समस्या हल नहीं होती है। जब तक आप जड़ पे चोट नहीं करेंगे समस्या हल नहीं होगी। जड़ क्या है? जड़ है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर में आज देश में 3.5 लाख करोड़ का व्यापार है, और जब आर्थिक हित किसी व्यवस्था से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले राजनीतिक लोग उसमें जाके अपने हित साध लेते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं बोलना नहीं चाहता, यदि आप कहें तो मैं खुल के बोलूं, कोटा में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप पूछ लीजिए उन्होंने किस किस कोचिंग संगठन से क्या क्या बातें की हुई हैं। ये पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोचिंग का रैकेट है, और पेपर उसी के द्वारा आउट किए जाते हैं। और एनटीए में कौन लोग बैठे हैं? जो जोशी जी बैठे, मेरे जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर भर्ती हुए थे, उनको जबलपुर से लेक्चर बाद प्रोफेसर बनाया गया, उनको मध्य प्रदेश पीएससी का मेंबर बनाया गया, पीएससी के बाद उनको मध्य प्रदेश पीएससी का चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद उनको यूपीएससी भेजा गया। और एनटीए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट लोगों को हायर करके, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, एग्जाम कराता है और कमीशन देता है उनको सेंटर देने के लिए। एनटीए को आप बंद करिए, रिटायर्ड पुलिस अफसर्स को और जो परमानेंट एम्प्लॉयज लगाइए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा में, सरकार में कहीं परमानेंट लोग को एम्प्लॉय नहीं कर रही है, टेम्परेरी लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, उनकी कोई इंटीग्रिटी नहीं है। चलिए ठीक है, उमेश त्रिपाठी जी, इसका हम जवाब भी लेंगे। भदौरिया साहब हालांकि उंगली उठा रहे हैं, इसका जवाब भी हम लेंगे। इसके बाद हम रविंद्र प्रताप सिंह जी के पास जाएंगे। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद हमारे खास शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बिल पर रार तीखी तकरार और सीधे चर्चा का रुख कर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी का रुख करेंगे, सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप जी, जिस तरीके से संसद में बिल पर चर्चा हो रही है और गतिरोध भी जारी है, इस बीच जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया भी उन्होंने भी अपनी बातें कही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार गंभीर नहीं है और सरकार पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे और जो इसके लिए दोषी हैं। उन्होंने कहा कि डीजी को, एनटीए के डीजी को बदला गया है, लेकिन चेयरमैन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, चेयरमैन को बदला क्यों नहीं गया। अखिलेश यादव इससे इतर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। अभी मजाक मजाक में बनी पार्टी को आपने इतना गंभीरता से ले लिया, और इससे पहले किसान आंदोलन में किसान बैठे और तमाम ऐसे बैठे, उनको आपने इतनी गंभीरता से नहीं लिया। उस समय चूंकि चुनाव थे इसलिए किसानों को के बिल वापस ले लिए। अभी आपको लग रहा है कि आगे इससे फायदा हो सकता है, इसलिए आपने उनको, कॉकरोच जनता पार्टी को अहमियत दी और उनसे बात कर ली। रविंद्र प्रताप सिंह जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, जो सर्वप्रथम प्राथमिकता है वो तो छात्रों की है जी। छात्र पिछले 12 साल से परेशान हैं। कोई स्टेट ऐसा नहीं है भाजपा शासित जहां लाठी खाया ना हो जी। नागपुर में भी खाया है। अब ये एक नया संशोधन ला रहे हैं, बड़ा मुश्किल है पढ़ना, लेकिन अब मैं देख के पढ़ देता हूँ, जबानी बता नहीं पाऊंगा जी। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक। बड़ा मुश्किल होगा किसी को पढ़ना, तो मैंने पढ़ दिया। चलिए 2026 जी। तो ये 2 ही साल बाद आप संशोधन विधेयक ला रहे हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि 2 साल बाद आप अगर संशोधन ला रहे हैं तो आप अयोग्य हैं। 2 साल पहले आपके अंदर कोई दूरदर्शिता नहीं थी और आप एक ऐसा कानून नहीं बना पाए कि वो अगले 5 साल 7 साल तक प्रभावी रह पाए जी। तो पहले तो आपने अपनी अयोग्यता का परिचय दे दिया। अब आते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक मंडरा रहा था भारतीय जनता पार्टी के सिर पे खतरा, जिसको अपना झूठ मूठ में बोल के हिंदू वोट बैंक कहते हैं, बाद में उसको सनातन बना देते हैं जी। प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हो गई, केदारनाथ जी में चोरी हो गई, सारे मंदिरों को अधिग्रहण कर लिया, अभी वृंदावन के मंदिरों को अधिग्रहण कर लिया। ये खतरा मंडरा रहा था। अब इस बहाने ये खतरा जनता को भुलाने का प्रयास किया जा रहा है जी। अब आते हैं कि जरा इसकी इंटेंसिटी क्या है इन बच्चों की। ये जो 152 पेपर लीक हुए हैं, इससे करीब करीब 10 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो 10 करोड़ बच्चे मतलब करीब करीब, मान लीजिए सारे बच्चे इंडिविजुअल परिवार से थे, 10 करोड़ परिवार प्रभावित हुए हैं इससे। और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल जितना वोट पाई थी 24 करोड़ पाई थी, और 4 से ही मान ले डिवाइड कर दे तो 6 करोड़ परिवार का ही वोट पाई थी। तो 10 करोड़ परिवार तो उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं। दूसरा, 21 करोड़ युवा मतदाता है खाली, यही पीड़ित हैं एनटीए से। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 2 काम कर लिया। प्रभु श्री राम का मुद्दा दबाने का प्रयास किया है और इन छात्रों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया कि सब नया कर दिए। अब जो नया कर दिया वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं ऐसा क्या है। नया इन्होंने कर दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। तो 2 साल पहले ये दिमाग नहीं था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। अब चलिए बना ही दे तो उसका जरा देख लीजिए क्या होगा। फास्ट ट्रैक अगर कोर्ट बना देते हैं तो जो अभी वर्तमान फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 2.5 लाख केसेस पहले से पेंडिंग है उसमें भारत में। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के आप कौन सा मेडल दे देंगे हमारे छात्रों को? निश्चित रूप से मिल जाएगा, जजों की कमी हाईकोर्ट में भी है, तमाम अन्य कोर्टों में जजों की भी कमी है। और ये केस तो छोड़ दिए साहब। जब ये सरकार आई थी तो ये कहा गया था कि हर कोर्ट में वो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। कैमरे छोड़ दिए, पंखे ही नहीं है। आज अभी कोर्ट की बात में नहीं जाते हैं। फिर इसको बना दिया कि उन्होंने असंज्ञेय अपराध मतलब नॉन कॉलेजेबल ऑफेंस बना दिया। तो 2 साल पहले क्यों नहीं बना देता जी? क्या 2 साल तक आप कमाना चाहते थे? अगर नॉन कॉलेजेबल ऑफेंसेस का सुन लिए परिणाम क्या होता है। 2 सबसे बड़े नॉन कॉलेजेबल या संज्ञेय अपराध है, मर्डर और बलात्कार। उनकी भी स्थिति सुन लीजिए। 4 करोड़ से ज्यादा मर्डर के मामले लंबित है। सब लोअर कोर्ट की बातें हैं। और रेप के 2 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। कौन सा आपने तमगा हासिल कर लिया है?
ये जो संशोधन लाके। हाँ, संज्ञेय अपराधों की जो स्थिति है वो भी बहुत बेहतर नहीं है, जिसमें सजा का प्रावधान है और कड़ा सजा का प्रावधान है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। उत्कर्ष चौहान जी हमारे साथ स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। उत्कर्ष चौहान जी, क्या लगता है कि अब जब प्रधानमंत्री ने भी हालांकि 2 बार वीडियो जारी कर छात्रों के लिए खड़े होने का उन्होंने कहा कि हम छात्रों के लिए खड़े हैं और ऐसा कठोर कानून लेकर आएंगे। 2024 में कानून आया था, अब 2026 में उसमें संशोधन हो रहा है, यानी कि सजाएं बढ़ाई जा रही हैं, जहां पर जुर्माना था उसको बढ़ाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि अब जो है ये कठोर कानून अब न्याय दिलाएगा? और सबसे अहम बात, जो छात्रों को अभी भी कहीं ना कहीं उनको आशंका सता रही है कि फिर तो नहीं, क्योंकि तमाम ऐसे कानून, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, उमेश त्रिपाठी जी और रविंद्र जी ने भी कहा कि तमाम ऐसे संज्ञेय अपराधों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी और कानून बने, उन्हीं के जैसी इसमें भी तो स्थिति नहीं आ जाएगी। आगे फिर इन्हीं स्थितियों का सामना तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कानून पहले बना था, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ है। जी देखिए, सबसे पहले तो अभी क्या है कि छात्रों की जो दिशा और दशा है दोनों बड़ी दयनीय हो गई है, क्योंकि जिस पल हमारे सदन को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको चर्चा करनी चाहिए थी इस विधेयक पे, इस अमेंडमेंट बिल पे, अभी उस पे हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि ये निरर्थक है। हमें जब चर्चा करनी चाहिए थी, विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए था कि राधाकृष्णन कमेटी जो नीट के लिए आई है उसके पॉइंट्स इसमें क्यों नहीं इंक्लूडेड है। तो उस पल वो चर्चा करने को ही नहीं तैयार है, और बात ये हो रही है कि ये सब तो राम मंदिर आंदोलन का भड़काने, उसको मुद्दे से भटकाने के लिए आया है। तो ऐसे में ये लगता है कि अभी एग्जिस्टिंग जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने युवाओं के मुद्दों को बड़े हल्के में ले लिया है। नीट जैसी परीक्षा और जेई जैसी परीक्षाएं एक बहुत जिम्मेदार परीक्षा है। लेकिन उत्कर्ष जी, जिस विपक्ष को आप कह रहे हैं कि मुद्दा भटका रहा है, इसी ने आपके साथ मंच शेयर किया और आपके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ, और अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यही विपक्ष नहीं चाहता है? वहां तो आपके लिए खड़ा था, लेकिन संसद में मजबूत बिल पास हो ये नहीं चाहता है क्या? ऐसे में अब जब देखिए 2024 में आया, अगर वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था तो हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अमेंडमेंट की जो शक्ति है वो दी ही इसलिए थी ताकि पूरा पहले की गई गलतियों को सही किया जाए। तो ऐसे में जब चर्चा हो रही है तो हमें लगता है, छात्रों को लगता है कि इस चर्चा को सार्थक बनाना चाहिए। अगर हम लोग बिल अमेंडमेंट पे बात कर रहे हैं तो अमेंडमेंट पे क्लॉज बाय क्लॉज आप लोगों के सुझाव में तो आप सुझाव दीजिए, इसको नकार देना या फिर दिन भर दिन उसको टालते जाना इस मामले को और गंभीर बना देता है, और ये दर्शाता है कि कितने छात्रों की दिशा कितनी दयनीय होती जा रही है कि हमको यहाँ पे लोकतंत्र में जगह ही नहीं मिल रही। आपने बिल्कुल हमारा पुरजोर समर्थन दिया था, बिल्कुल आपने हमारे साथ आप डट के खड़े रहे थे, लेकिन अब जब एक रिजल्ट आने वाला है, जब हमको लग रहा है कि चलिए कोई एक उम्मीद है, तो हम ये अनुरोध करेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि विपक्ष इस टाइम जो जेन्युइन मुद्दे हैं, राधाकृष्णन कमेटी और इससे पहले भी जो कमिटीज थी उनकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है, अभी सीबीटी की बात हो रही थी, तो सीबीटी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, ऐसे मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। ये इस प्रकार की अनर्गल चर्चाओं में अगर हम लगे रहेंगे तो इस बिल का भी हाल 2024 वाले की तरह ही होगा, इस अमेंडमेंट का, और फिर हम 2 साल बाद फिर कोई परीक्षा लीक, पेपर लीक होगा, फिर राजनीतिक मुद्दे। तो मेरा एक हाथ जोड़ के अनुरोध होगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि छात्रों को मुद्दों पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसको कम से कम इस समय तो ऐसे ना तौलें कि इससे इतने प्रतिशत वोट मिल रहे, उससे उतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी समाज बहुत इसको चुनाव से जोड़कर मुझे लगता नहीं देखना चाहिए। छात्रों के हित के लिए सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं उत्कर्ष, और हम आपके सवाल को लेकर नवीन जी के पास भी जाएंगे और अंजलि सिंह जी के पास भी जाएंगे। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है। नवीन जी, जैसा कि उत्कर्ष आपने पूरा जो संसद में चर्चा चल रही है, पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, आप बखूबी उससे वाकिफ है, और अभी उत्कर्ष जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि विपक्ष जो है वो अब ट्रैक पे बात नहीं कर रहा है, तो क्या अभी विपक्ष जो है जंतर मंतर पर इन छात्रों के साथ खड़ा हुआ? आरोप ये लगे कि राजनीति का लाभ लेना, राजनीतिक बस ये लोग ये समर्थन देने गए हैं और इनका छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं है। और अब जब संसद में चर्चा हो रही है तो सत्ता पक्ष तो ये आरोप लगा ही रही है कि विपक्ष को छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे? और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो कितने गंभीर है? नहीं मनोज जी, सबसे बड़ी चीज है, उत्कर्ष जी को ये तो पता होगा कि धर्मेंद्र चौहान जो है वो सत्ता पक्ष के शिक्षा मंत्री हैं या विपक्ष के शिक्षा मंत्री हैं? जी, पहली चीज, शिक्षा मंत्री सरकार के होते हैं, और सरकार का पक्ष इतना घमंड में, इतना जिद में, इतना हठ धर्मिता में है
कि 3 बार उसी शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पेपर लीक होगा और आप शिक्षा मंत्री बदलने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इन बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर री एग्जामिनेशन देने के बाद यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा होना पड़ा और उनको क्या कहा गया, ये पाकिस्तान प्रायोजित हैं, ये बांग्लादेश प्रायोजित हैं और इनके ये इनमें कुछ अपराधी शामिल हैं, ये आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये तो नीट के विद्यार्थी ही नहीं है। इस तरीके के आरोप लगाए गए। जैसे किसान आंदोलन किसान कर रहे थे तो वो साहब वो खालिस्तानी हैं, वो विदेशी सहायता प्राप्त है। इस तरीके इस आंदोलन पर भी कहा गया कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी जांच हो। ये सब तमाम तमाशे होते हैं, किए गए। मेरा एक और प्रश्न, देखिए ऐसा है, एनटीए बड़ा ढिढोरा पीटा गया कि एनटीए ने साहब 47 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। यहां बहुत विद्वान पैनल बैठा है। एनटीए ने आउटसोर्सिंग किया था एक एजेंसी से और वो 30,000 और 35,000 रुपए पाने वाले कर्मचारी थे। वो कोई बहुत डिसीजन मेकर नहीं थे एनटीए के अंदर जी। वो एजेंसी के एम्प्लॉय थे, आपने उठा के हटा दिए 47 को। अब आप कह रहे बर्खास्त करना उसे कहते हैं जो आपके रेगुलर पेरोल पे हो, जो आपका रेगुलर एम्प्लॉय हो। कौन किसको हटा दिया आपने? कौन से चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया भाई? कौन से डिसीजन मेकर को आपने बर्खास्त कर दिया? दूसरी चीज आती है, आप जो ये संशोधन विधेयक बिल लेकर आए हैं, ये तो सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि 2024 में कमियां थी, मान लिया, तब आप 26 में लेके आ गए जी। अब मुझे मोदी जी चुनाव में जाते हैं, हर जगह गारंटी देते हैं कि मोदी की गारंटी है 2026 के इस बिल के ऊपर सदन में आना चाहिए। मोदी जी को बोल देंगे इसकी गारंटी मेरी है, ये पेपर अब लीक नहीं होगा, तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इस्तीफा देंगे, बात खत्म हो जाएगी ना, अपने आप गंभीर हो जाएगा। अब तीसरी चीज आती है इसकी लीगल एंड लिटिगेशन के चैप्टर पर। कल एक सुनवाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई ने पेपर ही दाखिल नहीं किए। जज साहब क्या करेंगे? हवा में बैठ के फैसले देंगे। एक अपराधी है, कोई मुखिया, सुरेंद्र मुखिया है शायद, उसको जमानत मिल जाती है, सीबीआई सबूत इकट्ठे करके नहीं दे पाती है। एक कोई बिमल दुबे है, समथिंग दुबे है, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से है जी, स्वतंत्र घूम रहे हैं सारे के सारे। मतलब आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे हैं, 90 दिन में आप कह रहे हैं हम कन्विक्शन कर देंगे। 90 दिन तो छोड़िए, 900 दिन के अंदर आप कन्विक्शन नहीं कर सकते। भारत की न्याय प्रणाली में जिस तरीके के प्रावधान हैं, संभव ही नहीं है कि 90 दिन में आप कन्विक्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी एजेंसी किसके इशारे पर काम करती है? ईडी और सीबीआई आप ही के इशारों पर करती है ना। आप एक चीज मुझे बताइए, इस पंचायत में मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, महान भ्रष्टाचारी थे मोदी जी, अपने भाषण में बोला करते थे। शुभेंदु अधिकारी नोट गिनते हुए वीडियो चलाए गए थे ना। अब वो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। तो ये कौन सी प्रणाली से आप इस देश को चलाना चाह रहे हैं भाई? कितने सत्यवादी आप हैं, कितनी सही इच्छा शक्ति आपका। अब एक चीज और आता हूं मैं, आपने इस देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया है। आपने पहले नोटबंदी की कि साहब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। क्या हुआ? आपने जीएसटी लाए, 57 बैठकें आप कर चुके हैं, तमाम संशोधन आप कर चुके हैं और अभी भी फाइनल नहीं, अगस्त में फिर होनी है। तो आप कर क्या रहे हैं इस देश के साथ भाई? आप बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। आप एनटीए लाने का श्रेय ले रहे हैं। एनटीए के आने के बाद ही तो सर्वाधिक पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये कैसा एनटीए है? और दूसरी चीज, ये सबसे बड़ा बदनुमा दाग है कि आपको एक परीक्षा कराने के लिए भारत की वायुसेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी कि आपके पास कोई ट्रस्टेड सिस्टम नहीं रह गया है, जहां आपको आर्मी, एयरफोर्स और इनको इन्वॉल्व करना, उनका काम देश की रक्षा करने का है, आपके इंटरनल एग्जाम कराने का नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा बदनुमा दाग है आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पर और आपकी सरकार की कार्य क्षमता के ऊपर। क्या आप ये सामान्य सी परीक्षा अगर कायदे से संपन्न है, यूपीएससी के हाथ में क्यों नहीं दे देते हैं? थोड़ी है ना, यूपीएससी का कोई एग्जामिनेशन पेपर आज तक लीक हुआ है? नहीं हुआ ना, दे दीजिए यूपीएससी के हाथ में, वो अपने आप करा लेंगे। उनके पास पूरा सिस्टम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रयोग करने की जरूरत है। मेरा सवाल ये है। ठीक है, ठीक है नबीद जी, जुड़े रहिए। यहाँ पर अंजलि सिंह राजपूत जी, देश की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि जी, आपसे अहम सवाल कि कागज पर 2024 में जो कानून लाया गया था, वो क्या कागजों पर ही था? उसमें उतनी सख्ती नहीं थी जिसकी वजह से कानून, जिसकी वजह से पेपर लीक हुए, और अब उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले कुछ खामियां रह गई थी, या अब वक्त की मांग है, जैसा कि सरकार कह रही है कि अब वक्त की मांग है? और सबसे अहम बात, विपक्ष कह रहा है कि सरकार लीपापोती कर रही है, सरकार गंभीर नहीं है, और जो वास्तव में दोषी हैं पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि जिन्होंने गलती की उनको सजा मिले, और उसके साथ ही आगे कानून भी सख्त होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया, और उत्कर्ष जी ने जो विपक्ष को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं उसको शामिल करते हो। नहीं, जैसे मैं उत्कर्ष जी की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। विपक्ष होता ही इसीलिए है कि अगर आप उस कानून में कोई परिवर्तन ला रहे हैं तो विपक्ष को कोई चीज अगर उसमें गड़बड़ लग रहा है तो अपनी बात रख रहा है। राजनीति विपक्ष है, वो तो राजनीति करेंगे, राजनीति एक अपनी चीज है,
और अभी तक के 10 सालों में जो सरकार रही है, सरकार की कहीं से भी मंशा हमको नहीं लगती है कि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने से। नहीं तो हमारे देश में शिक्षा और रोजगार, ये स्वास्थ्य, ये कोई मुद्दा ही नहीं माना जाता। आप क्या बताइए, क्या शिक्षा माफिया सरकार से बड़ी है? अभी तक के 10 सालों में कम से कम 20 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। क्या ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? क्या सरकार के इतनी क्षमता नहीं है कि पेपर लीक पे और शिक्षा माफियों पे कंट्रोल किया जाए? तो मुझे लगता है कि विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए और उसमें जो भी परिवर्तन ला रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं उनके उसमें क्लॉजेस में, तो करनी चाहिए। ये इस बात से मैं विपक्ष से बिल्कुल सहमत हूँ। होना चाहिए। दूसरी बात लगता है, अगर सरकार जरा सा भी सीरियस होती है शिक्षा को लेके, अब तक के 10 सालों में 1000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, कई मेडिकल कॉलेज बंद हो चुके हैं, कई यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी हैं। अभी आप देख रहे हैं एक जौहर यूनिवर्सिटी का मामला चल ही रहा है जिसमें ये बता रहा है सरकार कि अवैध निर्माण है। क्या सरकार उस यूनिवर्सिटी को एक्वायर करके क्या सरकार चला नहीं सकती है? अब वो तो एक रेवेन्यू ही देगा। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं से भी शिक्षा को लेके जरा सा भी सीरियस है कि नहीं हमारे लोग पढ़े, हमारे बच्चे, अब बच्चे हमारे अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, तो सरकार किस कानून के तहत इन्होंने सब बच्चों पे लाठियां चलाई, किस कानून के तहत इन्होंने आंसू गैस छोड़े? और उसके बाद जब कानून में जब जज के सामने ये पिटीशन दायर की जा रही है कि जो बच्चों पे लाठियां चलाई जाए, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनसे बदतमीजी की जा रही है, तो जज कह रहे हैं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पे, इस वीडियोस पे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये कोई सही जो भी सरकार करे, इतना लचीला कानून है हमारा, ये सरकार बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। और मुझे लगता है अभी विचार करना चाहिए इस पे, विचार करके और विपक्ष की भी सहमति के साथ एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और ये बहुत ही हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है मैडम, आप जुड़े रहे। अंजलि सिंह जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। उत्कर्ष कुछ कहना चाह रहे हैं आप कंप्लीट करें, उसके बाद हम शर्मा जी, भदौरिया जी के पास, कैप्टन भदौरिया जी के पास जाएंगे। आपकी आवाज म्यूट है, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है सर। अंजलि जी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? जी आ रही। ठीक है, उत्कर्ष अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद हम भदौरिया जी के पास जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं उत्कर्ष? मनोज जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूं और आखिरी बार जब मैंने विपक्ष का एक सुदृढ़ रोल और एक अच्छा रोल जो हमने पढ़ा था वो ये था, टू क्रिएट अ प्रेशर पॉइंट एंड टू क्रिटिसाइज एंड टू डिस्कस द डिस्कोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिस्कशन के लिए तो मैं भी कह रहा हूं, और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उन्होंने गलत करा। मैं खुद आंदोलन में था, खुद मैंने इसी न्यूज चैनल के न्यूज डिबेट पे उनका विरोध किया। लेकिन बात यह है कि जब सरकार कोई कदम उठा रही है तो एज अ पॉजिटिव क्रिटिक और एक तरह से डेमोक्रेसी को समर्थन देते हुए मेरी ये मांग है, मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए एज अ छात्र, कि मैं चाहता हूं कि हम लोग जो आपके पॉइंट्स हैं वो इस बिल को नकारते हुए ना हो, इस अमेंडमेंट में आपके जो आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके जो सार्थक अमेंडमेंट है इस पे चर्चा हो, कि क्लॉज बाय क्लॉज जब रीडिंग हो रही है तो आप ऐसे सुझाव दें ताकि ये और अच्छे से एक इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। इसको नकार देने से तो इस चीज का कोई ये वेग हो जाएगा, हम सबका आंदोलन और हम सबकी बातें ये सब हवा में हो जाएंगे और ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग मेरी समझ पा रहे हो। ठीक है, उमेश जी के पास हम जाएंगे। पहले हम भदौरिया जी के, कैप्टन भदौरिया जी, जिस तरीके से अब ये संशोधन किया जा रहा है, अब इस संशोधन के बाद हम ये मानकर चले कि आगे अब कोई पेपर लीक नहीं होगा। सवाल ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि 2024 में जब कानून आया उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, और अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट उस समय क्यों नहीं लाए आपको उस समय गंभीरता इतना गंभीर नहीं थे आप, या आपको इतनी इसकी गंभीरता इतनी आपको नहीं अंदाजा था कि आगे जाकर ये इतनी बड़ी समस्या हो जाएगा, और अब जाकर संशोधन करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले से कुछ खामियां थी? देखिए मनोज जी, रविंद्र जी को मैं ये कहूंगा, 1998 में इस बिल को लाया गया था, तो इसको सबसे पहले मना करने वाले, इसको ठंडे बस्ते में डालने वाले मुलायम सिंह जी। इसके ऊपर भी इनको ध्यान देना चाहिए। नहीं है तो गूगल पे सर्च मार लो, आपको मिल जाएगा। नहीं, मुलायम सिंह ने इस बिल को जो है ना ठंडे बस्ते में डलवा दिया था। और फिर यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे हैं, जब छात्र जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, छात्र कह रहे हैं कि मैं इस बिल के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, सरकार जो कर रही मैं उसमें विश्वास कर रहा हूं, सरकार जो कर रही है वो हमारे हित में है,
मगर आप देखिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो छात्रों को भी नकार रहे हैं, कह रहे हैं नहीं छात्र गलत हैं, जो कह रहे हैं वो सही है, हमारी पार्टियां कर रही वो सही है। अरे मैं बताना चाहूंगा कि 2004 में कांग्रेस के शिक्षा मंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह कब तक शिक्षा मंत्री रहे? 2004 से लेकर 2009 तक। उसके बीच में एक नहीं कई बिल शिक्षा के कई पेपर लीक हुए, कई विषयों के लीक हुए, और 9 के बाद शिक्षा मंत्री कौन बने? कपिल सिब्बल, और वो 12 तक रहे, 2012 तक रहे। उस बीच में भी हर विषय के और कितने भी पेपर लीक हुए, कितने ने इस्तीफा दिया। उसके बाद 2012 से 2014 तक एम राजू वो शिक्षा मंत्री रहे 2 साल, 12 से लेकर 14 तक। उनके टाइम भी लीक हुए। कांग्रेस ने कितने को इस्तीफा दे दिया, कितनों को हटा दिया था, या कितने प्रबंध कर दिए थे इसको ठीक करने के लिए। आज सरकार ने कदम उठाया है, सरकार कह रही है हम इसमें सख्त कदम उठा रहे हैं, अच्छे प्रोविजन डाल रहे हैं इसमें, और छात्र उसमें विश्वास कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि नहीं हम विश्वास कर रहे हैं, सरकार आज ये कच्चा कदम उठा रही। मगर यहाँ एक मोहतरमा भी बैठी पत्रकार, मुझे तो लगा नहीं कि पत्रकार है, उन्होंने तो किसी पार्टी के प्रवक्ता जैसी जिस तरह से भाषा उनकी है, प्रवक्ता की तरह, उन्हें एक भी सरकार का काम अच्छा नहीं लगा। नहीं भदौरिया जी, अब आपको सब बातें अच्छी लगे ऐसा? भदौरिया जी नहीं जी नहीं सर मैं मेरी बात सुनिए। मैडम अपने टाइम में बोले, अपने ठीक है। अंजलि जी आ रहे हैं, अंजलि जी आएंगे, अंजलि जी आएंगे, अंजलि जी हम आपके पास आएंगे, अंजलि जी आपको पूरा समय देंगे, अंजलि जी आपको पूरा समय देंगे। कैप्टन भदौरिया कंप्लीट करिए। अंजलि जी आपको पूरा समय देंगे, अंजलि जी माफी चाहते हैं, अंजलि जी हम आपको पूरा समय देंगे, भदौरिया जी कंप्लीट करें। आपको मैं बोलने नहीं दूंगा अगर बीच में बोलोगी तो। नहीं अंजलि जी रुक जाइए, अंजलि जी रुक जाइए, अंजलि जी रुक जाइए। नहीं आप ये बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आप ये मत कर सकते। मैंने आपको नहीं कहा कि मैं आप नहीं ठीक है अंजलि जी ठीक है। आप ये जरूरी नहीं कि कोई किसी की पसंद की ही बात करता हो। अंजलि जी अपना चेहरा धोके आइए, नहीं अंजलि जी रुक जाइए भाई, अंजलि जी अपने बारे में बोलिए। मैंने कहा ना आपको पूरा समय देंगे, इसका जवाब देने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा। अंजलि जी भाई डिबेट। अंजलि जी कैप्टन साहब पत्रकारों पर विश्लेषकों पर आरोप मत लगाया करिए। नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ अंजलि जी, सवाल करना मेरा काम है, और अगर भदौरिया जी ने जो कहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। भदौरिया जी ने जो कहा है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजलि जी शांत हो जाइए, ठीक है भदौरिया जी कंप्लीट करें। नहीं भदौरिया जी व्यक्तिगत नहीं, भदौरिया जी ये नहीं हो सकता जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। भदौरिया जी ये नहीं हो सकता ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। भदौरिया जी अपनी बात कंप्लीट करें। चेहरे पर धूल मट्टी जमी है विरोध की धूल मट्टी जमी, उस चेहरे पर साफ करिए। आपका चेहरा बहुत गंदा हो रहा है। आप पब्लिक के बीच जाइए और पूछिए कि विरोध की। चलिए ठीक है भदौरिया जी आपकी बात आ गई, हम उमेश त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। नहीं भदौरिया जी आपकी बात आ गई। भदौरिया जी पूरा समय आपको दिया गया, भदौरिया जी पूरा समय आपको दिया गया। पत्रकार बनके जो आते हैं ना, ठीक है ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ भदौरिया जी, जरूरी नहीं कि जो बात आपको अच्छी लगे वही की जाए। साहब वो गोदी मीडिया नहीं है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। भदौरिया जी इसी को लोकतंत्र कहते हैं। भदौरिया जी इसी को लोकतंत्र कहते हैं भाई। सुनिए मेरी बात, अगर मेरे चेहरे पे खून जमी है तो आपको जरूर आप छात्र हैं क्या? आप छात्र हैं नहीं है ना? तो छात्र कह रहे हैं अच्छा, फिर आप कैसे उसको खराब बता रही हो? आप छात्र तो नहीं हो। चलिए ठीक है भदौरिया जी अभी यहाँ जो छात्र भदौरिया जी जितेंद्र सिंह जी संसद में कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी संसद में कह रहे हैं कि छात्रों को भरोसा होगा, छात्रों को भरोसा लौटेगा। क्या है आपने सही बोला, क्या है आप अपनी नियत साफ करके चलिए भदौरिया जी को म्यूट कर दीजिए। मैं रोकना चाहूंगा। अंजलि जी माफी चाहते हैं, हम आपको भी रोकेंगे, भदौरिया जी को भी रोकेंगे, उमेश त्रिपाठी जी का हम रुख करेंगे। उमेश त्रिपाठी जी ये जो अब भदौरिया जी को हो सकता है कि अब वरिष्ठ पत्रकार जो है वो सबको अच्छी लगने वाली बात कैसे कर सकते हैं, मैं फिलहाल उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये गंभीर विषय है। उमेश त्रिपाठी जी ये गंभीर विषय है, छात्रों के हित की बात है। आपका आरोप है कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार लीपापोती कर रही है,
सरकार लीपापोती कर रही है, लेकिन अगर सरकार कह रही कि मेरी मंशा अच्छी है तो इस पर स्वच्छ जो है चर्चा होकर एक अच्छा बिल पास होना चाहिए, एक अच्छा कानून पास होना चाहिए और छात्रों का हित हो। यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी है। उमेश त्रिपाठी जी, इनको नहीं समझ में ना, ये लोग धर्म जात क्या ऐसा नशा नहीं, अंजलि जी रुक जाइए भाई, अंजलि जी रुक जाइए, अंजलि जी आप पत्रकार हैं, 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 ऐसे ना जाने कितने आरोप पत्रकारों पर लगते रहते हैं। नहीं ठीक है भाई, अंजलि जी रुक जाइए। यहाँ विरोध करने बैठी हो, पत्रकार का ये अधिकार नहीं है, पत्रकार का ये नहीं है, पत्रकार एक भदौरिया जी को म्यूट कर दिया जाए, अंजलि जी को म्यूट कर दिया जाए, हम अपने साथियों से कहेंगे। उमेश त्रिपाठी जी अपनी बात कंप्लीट करें, आपने सवाल सुना, उमेश त्रिपाठी जी अपनी बात कंप्लीट करें। चेक तो करना पड़ेगा ना। उमेश त्रिपाठी जी अपनी बात कंप्लीट करें, अंजलि जी को म्यूट कर दिया जाए, अंजलि जी म्यूट कर दिया जाए, अंजलि जी को। भाई लगातार आप बोलेंगे तो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। हम माफी के साथ आपको रोकना चाह रहे हैं, आप नहीं रुकेंगे तो दूसरे लोग कैसे बोलेंगे भाई। उमेश त्रिपाठी जी अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं चाहेंगे कि ये डिबेट यूजफुल हो जी, क्योंकि वो रॉन्ग नहीं आप सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब जी। मेरा कहना ये है, मैं जो बात शुरू से कह रहा था अभी भी कहूंगा, जब तक आप किसी बीमारी को जड़ से ट्रीट नहीं करेंगे वो समस्या दूर होगी नहीं। ये जो बिल लाए हैं इसमें कोचिंग संस्थानों के लिए कुछ नहीं है और ये भी प्रमाणित है कि अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं इसमें कोचिंग संस्थानों का ही इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी अपराध दो कारण से होता है, या तो आर्थिक कारण से या पुरानी वैमनस्यता से जी, या लड़ाई झगड़े के कारण। छात्रों के मामले में नीट में कोई पुरानी वैमनस्यता तो है नहीं, क्योंकि देश में 25 नहीं। उमेश त्रिपाठी जी मैं कह रहा हूं कि अमेंडमेंट है कोई नया नहीं, आप भी कई कानूनों पर अमेंडमेंट लेकर आए, उस पर संशोधन लेकर आए। अगर सरकार को लगा है कि भाई जरूरत है वक्त की और सरकार ला रही है तो ठीक है, उसकी कमियों को आप उस पर चर्चा करिए और एक मजबूत बिल बनना चाहिए, एक मजबूत कानून बनना चाहिए। देखिए, इनकी नीयत में खोट है। हाँ। यदि नीयत आपकी कहां से साफ है, कांग्रेस की नीयत कहां से साफ है? कांग्रेस ने हमने 3 मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री किया था, किस मंत्री को पद से हटा किसी को? चलिए हम रोकेंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हम हमारे साथ खास मेहमान रुके लगातार जुड़े हुए हैं, एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।